नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिफरेंट हाउसेस की, जो क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं अलग अलग हाउसेस के आपकी कुंडली में, बेसिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। पिछले वीडियो में अगर आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप देख सकते हैं एक बार वो वीडियो, ये वीडियो देखने के पहले, कि उसमें हमने बात करी थी कि कौन कौन सी राशि होती हैं, हाउस नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राशि नंबर से राशि इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और राशि के लॉर्ड्स कौन हैं। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि हम मून साइन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपनी कुंडली में देख करके। तो आज हम शुरू करते हैं कि डिफरेंट हाउसेस क्या होते हैं। जस्ट आपको एक थोड़ा सा रिकैप देने के लिए, या जो पहली बार मेरे वीडियोस देख रहा है उनको बताने के लिए एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि हाउस नंबर्स कैसे देखते हैं। तो उसके लिए एक पहले सैंपल ऐसे ही कुंडली का लेआउट बना लेते हैं। आपकी कुंडली कुछ इस तरीके की दिखेगी। आप किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन अवेलेबल है, अपने बर्थ डिटेल्स डाल के अपनी कुंडली निकाल सकते हैं। उसका मोर और लेस इस तरीके का ही डिज़ाइन होता है। तो जस्ट टू रिफ्रेश, ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है, ये हमारा सेकंड हाउस होता है। इसी तरीके से हम एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते चले जाते हैं। थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस होता है, ये होता है टेंथ हाउस, ये है 11th हाउस आपका, और ये है 12th हाउस। हम सबकी कुंडलियों में जो हाउसेस होंगे वो इन्हीं नंबर्स से आइडेंटिफाई होंगे। मेरी कुंडली में, आपकी कुंडली में, किसी भी इंसान की कुंडली में जो इस प्लैनेट अर्थ पे है, उसकी कुंडली में यही फर्स्ट हाउस होगा। फर्स्ट हाउस उठ के कहीं और नहीं जाता। जैसे हमारे घर फिक्स होते हैं, उनकी लोकेशन फिक्स होती है, आप घर चेंज कर सकते हो बट आप सेम घर को उठा के कहीं और नहीं लेके जा सकते। सेम तरह से कुंडली में भी फर्स्ट हाउस हमेशा यहीं पर रहेगा, तो आप उसको कहीं भी यहाँ वहाँ हिला नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूज ना हो। आपकी कुंडली में जो भी यहाँ नंबर्स लिखे रहेंगे, 1 2 3 4 करके नंबर्स लिखे होते हैं, लाइक ऐसे लिखा होगा 2 यहाँ, 3 यहाँ, इस तरीके का कुछ हो सकता है। वो होते हैं आपकी राशि के नंबर। उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो आते हैं वापस आज के टॉपिक पे कि हर हाउस के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अभी आपको शायद इसका यूज़ समझ में नहीं आएगा, बट जैसे जैसे हम एस्ट्रोलॉजी सीखने के जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चीज़ की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस डिस्क्राइब करता है आपको खुद, यानी सेल्फ को डिस्क्राइब करता है, आपके फिजिकल अपीयरेंस को भी। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माई हैंड राइटिंग, उतनी अच्छी नहीं है बट होपफुली डिसेंट इनफ है कि आपको समझ में आ पाए। तो ये सेल्फ का होता है, फिजिकल अपीयरेंस का होता है, आपके थॉट प्रोसेस का भी होता है ये हाउस। आपकी ओवरऑल हेल्थ का भी होता है ये हाउस। ये बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है एट्रीब्यूट्स की, अभी सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं। तो मैं बहुत एकदम सरल भाषा में क्या क्या चीज़ आपको समझ में आ सकती है, क्योंकि अभी अगर मैं इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड आपको कर दूंगा तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगी ये चीज़। तो मैं वो अभी नहीं करना चाहता हूँ फ़िलहाल। तो हम बहुत सिंपल तरीके से बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हर हाउस के, वो समझते चलते हैं। अब आते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके मनी को,
आपकी फूड हैबिट्स को, आपकी फैमिली को, आपकी स्पीच को। ये सब चीज़ें आपका सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस है आपकी कम्युनिकेशन, नेबरहुड, ये आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स को भी दर्शाता है। आपके सिबलिंग्स भी इसी से रिप्रेजेंट होते हैं। किसी भी तरीके का ऑनलाइन काम भी इससे रिप्रेजेंट होता है। फ्रेंचाइज बिजनेस जो होते हैं वो भी थर्ड हाउस से रिप्रेजेंट होते हैं। ये हाउस आपके स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। किसी भी तरीके की स्किल हो सकती है आपके में, राइटिंग स्किल्स भी हो इसी से रिप्रेजेंट होती हैं इस हाउस से। चलिए अब फोर्थ हाउस पे आते हैं। फोर्थ हाउस है आपका लग्जरी का, कंफर्ट का, आपके घर का माहौल कैसा है, होम एनवायरनमेंट का, आपकी कार का, गाड़ियों का, आपकी प्रॉपर्टी हाउस, इसको भी फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फर्स्ट बॉर्न को, आपकी एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। ये एजुकेशन बेसिकली आपकी होती है, मान सकते हैं ग्रेजुएशन तक और 12th स्टैंडर्ड तक भी आप बोल सकते हैं। ये हाउस आपकी हॉबीज़ का भी होता है, आपकी मेंटल पीस का होता है, ये होता है इंडोर स्पोर्ट्स को भी ये रिप्रेजेंट करता है। आपकी क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक नेचर या स्किल बोल सकते हैं, आर्टिस्टिक स्किल को रिप्रेजेंट करता है। आते हैं अब नंबर 6 पे। 6th हाउस क्या करता है? 6th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके लोन्स को, डिसीजेस क्या हो सकती हैं आपको, उसको, आपके एनिमीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके क्लाइंट्स भी ये रिप्रेजेंट करता है। और जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज़, या जो हाउस हेल्प्स होती हैं या ऑफिस हेल्प्स होते हैं, यह हाउस उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली डॉग
उसको भी रिप्रेजेंट करता है ये हाउस। और ये हाउस आपकी जॉब भी है, तो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है सिक्स्थ हाउस आपकी लाइफ में। अब आते हैं सेवेंथ हाउस। ये हाउस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी मैरिज को, स्पाउस को, आपके बिजनेस पार्टनर को भी ये हाउस रिप्रेजेंट करता है। पब्लिक अपीयरेंस को भी ये रिप्रेजेंट करता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ, मतलब हिंदी को भी इंग्लिश में कई बार लिख दे रहा हूँ, बट आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीबडी। एट्थ हाउस पे आते हैं। एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके इन लॉज को। ये सडन इवेंट्स का भी हाउस है। लॉस हो गया, सडन सडन प्रॉफिट हो गया कहीं से, उन सब चीज़ भी इस हाउस से देखी जाती है। इनहेरिटेंस भी यही हाउस है। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को भी ये दर्शाता है। ये ऑकल्ट साइंस का भी हाउस है। ऑकल्ट साइंस बेसिकली हो गया आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, रेकी, वास्तु, ये सारी चीज़ें ऑकल्ट साइंसेस के अंडर आती हैं। ये इसको अगर जस्ट फ्यू वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो इस हाउस को, तो ये मेजरली पेन एंड सफरिंग का हाउस माना गया है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अब आते हैं नाइन्थ हाउस। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये इन लॉज का हाउस है एट्थ हाउस, और इसको पेन एंड सफरिंग का हाउस क्यों माना गया है, मतलब ये ऐसी क्या दुश्मनी आ गई। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि शादी के बाद जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जब आप रिस्पॉन्सिबल बनते हो, तभी जाके आपको किसी भी चीज़ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, आपको समझ में आती हैं। उसके पहले तक तो आप खुले बैल की तरह घूम रहे होते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माँ बाप देख रहे होते हैं जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही होती, बट एक बार आपकी शादी हो जाती है तो यूजुअली सोसाइटी के हिसाब से आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करते हो, और जब आप रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करते हो तभी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, और तभी आपके सामने समस्याएं आती हैं। सिर्फ उस वजह से यहाँ रखा गया है, बाकी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इन लॉज के अगेंस्ट यहाँ पर रखना उनको। नाइन्थ हाउस पे आते हैं। नाइन्थ हाउस आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। आपका लक नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके गुरु को नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी यहीं से देखते हैं। ट्रेडिशंस, जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं आपके, वो भी ये हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी हायर एजुकेशन को भी, एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स। थर्ड हाउस का आपको याद होगा तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स था। ये हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स को डिनोट करता है। लॉन्ग डिस्टेंस से मतलब है कि 600-700 किलोमीटर्स, या फिर इतना हो ट्रैवल आपका कि जिस जगह आप जा रहे हैं वो जोग्राफिकली तो डिफरेंट हो ही, कल्चरली भी डिफरेंट हो, और वहाँ का खान पान भी अलग हो, मौसम में भी चेंज हो सकता है। तो बेसिकली इसको फॉरेन ट्रैवल आजकल बोल देते हैं, बट अगर आप एस्ट्रोलॉजी के, जब एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई थी, जब लिखी गई थी, उस समय के हिसाब से देखें तो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के लिए
फॉरेन लैंड था, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के लिए फॉरेन लैंड था, बिकॉज कल्चरली इतने डिफरेंट हैं, मौसम भी इतना अलग है, खाने पीने के तरीके अलग हैं, ट्रेडिशंस एकदम डिफरेंट हैं, तो फॉरेन लैंड उस कॉन्टेक्स्ट में एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है। आजकल फॉरेन का मतलब हो गया है सीधे इंडिया, जो बाउंड्रीज बन गई हैं उसके बाहर आप जा रहे हो तो ही फॉरेन लैंड है। बट पहले के हिसाब से डेफिनेशन मान के चलिए कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में आपका जन्म हुआ था और आप साउथ में रह रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप फॉरेन लैंड में रह रहे हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, इसका अभी हो सकता है आपको कुछ इम्पोर्टेंट समझ में ना आए, बट आगे जैसे जैसे हम और कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो उसमें फॉरेन लैंड जब मैं बोल रहा हूँगा या फॉरेन सेटलमेंट जब बोल रहा हूँगा तो उसका मतलब सिर्फ यूएस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया इस तरीके की बाहर की कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट्स नहीं है। इंडिया के अंदर भी आप डिफरेंट स्टेट में जाके जो कल्चरली आपकी स्टेट से बहुत डिफरेंट है रह रहे हैं तो यही माना जाएगा कि आप फॉरेन लैंड में रह रहे हैं। चलिए अब 10th हाउस पे आते हैं। 10th हाउस है आपके प्रोफेशन का, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट हाउस है। आपका काम करने का तरीका क्या होगा, कैसा होगा, इसको भी 10th हाउस से देखते हैं। आपके कलीग्स को भी इससे देखते हैं। अच्छा, 9th हाउस में एक चीज़ रह गई, आपका बॉस जो है वो भी 9th हाउस से देखा जाता है। वो आते हैं 11th हाउस पे। 10th हाउस आपकी मदर इन लॉ का भी है। एंड फादर की फैमिली भी 10th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस पे आते हैं। 11th हाउस है आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके एल्डर सिबलिंग, आपके चाचा ताऊ को भी 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। ये आपके डिजायर्स का भी हाउस है और ग्रीड का भी हाउस है, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट हाउस है। इसको भी आपको आगे जाके पता चलेगा कि कैसे एक्टिवेट करना है, क्या करना है। अब आते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस है स्पिरिचुअलिटी का। एंड स्पिरिचुअलिटी डज नॉट नेसेसरीली मीन कि हम रिलीजन की ही बात कर रहे हैं। आप रिलीजियस ना होते हुए भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो मेडिटेशन वगैरह अगर आप करते हैं तो आपको एक तरीके से स्पिरिचुअल पर्सन ही माना जाएगा। स्पिरिचुअलिटी का है, ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का भी हाउस है, ये खर्चे का भी हाउस है, एक्सपेंस भी लिख लेते हैं। ये है हॉस्पिटल, आप जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी इस हाउस से देखते हैं। ये हाउस जेल का भी है, तो काफ़ी डेंजरस सा हाउस है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। ये हाउस आपका फॉरेन सेटलमेंट अगर देखना है तो उसके लिए भी ये हाउस को कंसिडर किया जाता है। तो ये थे सारे 12 के 12 हाउसेस के एट्रीब्यूट्स। अभी हो सकता है एक बार में आपको थोड़ा हैवी लग सकता है, हालांकि मैंने ट्राई किया है बहुत बेसिक रखने का। अगर डिफ़िकल्टी होती है आपको समझने में, एक बार आप रिपीट पे फिर से वीडियो देखिएगा तो आई एम श्योर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरी है, कोई डिफ़िकल्टी हुई है समझने में, तो एक बार आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, सो दैट मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो यहाँ के आपके थोड़े बहुत डाउट्स जो हैं ट्राई करूँगा उसमें क्लैरिफाई करने का, तो ताकि आप आगे की जर्नी आपकी थोड़ी इजी होती चले। क्योंकि हम बीच में अगर कॉन्सेप्ट छोड़ते चले जाएंगे तो इश्यूज हो सकते हैं आगे, जब थोड़े से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आएंगे उनको समझने के लिए। बाकी अब आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई आपके दोस्त हों जो सीखना चाहते हैं उनके साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो सिर्फ देख के आगे मत बढ़ जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मुझे मोटिवेटेड रखता है, दिखता है मुझे कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जो कंटेंट मैं डाल रहा हूँ उसमें। तो इट विल कीप मी मोटिवेटेड टू ब्रिंग बेटर कॉन्सेप्ट्स, अच्छी चीज़ें और डिटेल में और डेप्थ में कैसे आप लोगों तक पहुँचाऊँ और सिंपल तरीके से। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।